गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब घर पर स्वस्थ रहते हुए टेली क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अपने पिछले क्लासेस में आपने देखा मानव विकास का जो पोर्शन हम पढ़े थे, आज उसको थोड़ा सा और रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था मानव विकास में? मानव विकास का प्रतिपादन ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने, और उनके साथ इस कार्य में उनका सहयोग दिया था प्रोफेसर अमात्य सेन ने। उनके अनुसार मानव विकास है क्या? व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक? इट इज़ ऑल अबाउट enlarging people's choices in order to lead a long healthy life with dignity। मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है ताकि वो एक लंबी, स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास को कैसे परिभाषित किया था? उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है। किसी मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि की जाए। और इसके साथ ही हमने देखा था मानव विकास के प्रमुख स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो क्या थे? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी समता है, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। देन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये है कि हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है। रिसोर्सेज को हमें ख़त्म नहीं करना है ताकि हमारे आने वाला जनरेशन उन रिसोर्सेज के यूज़ से वंचित रह जाए। इसके साथ ही साथ हम देखे थे एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट इज़ गिविंग पावर टू मेक चॉइसेस। ये पावर कैसे मिलता है? लोगों की कैपेबिलिटी को बिल्ड करने से, साथ ही साथ उनकी क्षमताओं में सुधार, उनको शिक्षा प्राप्त करना, उनको फ्रीडम देना, इसी से वो लोग एम्पावर होते हैं। और प्रोडक्टिविटी को कैसे देखा था हमने? प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्शन। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे सुधार हो सकता है प्रोडक्टिविटी में? ताकि लोग, इसके लिए नॉलेज और बेटर स्किल डेवलपमेंट हो लोगों का, ताकि वो देश के विकास में काम आए और उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ये चीज़ें हमने देखी थी। अब हम इसी में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम ये 4 है। कैसे हम जब देखते हैं इस समस्या को कि मानव विकास की समस्याओं के रास्ते में कौन कौन सी अड़चनें हैं, तो ये सारी अड़चनें हैं। 4 अड़चनें इसमें आती हैं। पहला है इनकम अप्रोच, दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, तीसरा है बेसिक नीड्स अप्रोच और चौथा है कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। पहला है इनकम अप्रोच। फर्स्ट, या आय उपागम। अब हम सबसे पहले लेते हैं इनकम अप्रोच या आय उपागम। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक सबसे पुराना अप्रोच है, उपागम है मानव विकास को देखने का। इसमें ये समझा जाता है कि द हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा व्यक्ति की आय होगी उतना ही ज़्यादा वो स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। जितना ज़्यादा उसका इनकम होगा उतना ही ज़्यादा उसको वो फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। ये सबसे पुराना अप्रोच है। इससे पहले भी हम पिछले क्लास में देखे थे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था से उस देश का विकास को जोड़कर देखा जाता था। जिस देश की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसको उतना ही ज़्यादा विकसित समझा जाता था। तो उसी संदर्भ में इनकम अप्रोच को हम लेते हैं। हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्ड। जितना ज़्यादा व्यक्ति का आय होगा उतना ही ज़्यादा उस व्यक्ति को
विकसित समझा जाता है इनकम अप्रोच में। अब हम दूसरे अप्रोच में आते हैं, वो है वेलफेयर अप्रोच। कल्याण उपागम। This approach look at human being as beneficiaries or targets of all development activities. इसमें मानव को एक प्राप्तकर्ता, लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। The approach argue for higher government expenditure on education, health, social security and amenities। तो ये अप्रोच है जो कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के ऊपर बल देता है, हेल्थ में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में और सुविधाओं के क्षेत्र में। इसमें मानव विकास के किसी कार्य में भाग नहीं लेता, बल्कि वह एक कह सकते हैं कि पैसिव रेसिपिएंट है। He is not an active participant but a passive recipient। वो किसी विकास के कार्य में हिस्सेदारी नहीं ले रहा है, बल्कि वह एक प्राप्तकर्ता है, लाभार्थी है। वेलफेयर अप्रोच जो कि गवर्नमेंट पे बल देता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया है। ये हैं क्या बेसिक नीड्स? 6 बेसिक नीड्स, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वेर आइडेंटिफाइड। 6 आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान की गई हैं। वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पानी की उपलब्धता, साफ सफाई और आवास। The question of human choice is ignored and the emphasis is on provision of basic needs of defined sections। इस क्षेत्र में मनुष्य के जो चॉइसेस हैं, उनके जो विकल्प हैं, उनको अनदेखा किया गया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि उनको ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो मनुष्य को मिलना चाहिए। वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, साफ पानी, साफ सफाई और आवास की सुविधा जब मनुष्य को मिले तभी उसका विकास संभव है। फोर्थ है कैपेबिलिटी अप्रोच। क्षमता उपागम। Capability approach is associated with Professor Amartya Sen। Building human capabilities in the areas of health, education and access to resources is the key to measuring human development। ये अप्रोच, ये उपागम प्रोफेसर अमार्त्य सेन की संकल्पना से जुड़ा हुआ है, उससे जोड़कर इससे देखा जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य के क्षमताओं में विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच को हम न बढ़ाएं, उसकी उपलब्धता को हम न बढ़ाएं, तब तक मानव का विकास संभव नहीं है। तो ये अप्रोच कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच है जो कि लोगों की क्षमताओं में विकास करके मनुष्य का विकास को देखता है। तो उम्मीद है बच्चों आप ये समझे होंगे अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के मापक। मानव विकास को हम कैसे माप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं? HDI ranks the countries based on their performance
in the key areas of health, education and access to resources। ये हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कंट्रीज़ का रैंकिंग तैयार करता है। और ये रैंकिंग किस बेस पे तैयार करता है? उनका स्कोर देख करके कि की एरियाज़ हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ, सेकेंड वन इज़ एजुकेशन and third one is access to resources। ये तीन जो हेल्थ एरियाज हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन तीनों क्षेत्रों में किसी कंट्री के लोगों का कहाँ तक पहुँच है उसको देख करके उसकी गणना की जाती है। जैसे कि हेल्थ का इंडिकेटर क्या है? हेल्थ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उस देश के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को मेजर करके, उस देश के लोगों का जीवन प्रत्याशा को मेजर करके हम उस देश के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर करते हैं। और ये कैसे मेजर किया जाता है? हेल्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से देखा जाता है और उसको 1/3 मार्क्स दिया जाता है। 1/3 हेल्थ एरिया को। उसी तरह से एजुकेशन, शिक्षा को मापने के लिए क्या किया जाता है? किसी देश के शिक्षा का स्तर देखने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात देखना होता है कि स्कूल में एनरोलमेंट हुए बच्चों का क्या अनुपात है और वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा का क्या स्तर है। और इसको भी 1/3 मार्क्स दिया जाता है। और तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुँच। ये परचेजिंग पावर को दिखाता है कि हम कितना अपने संसाधनों को अपने लिए जुटा पाते हैं, कितना हमारी क्रय शक्ति है, कितना हम संसाधनों को अपने लिए खरीद पाते हैं, कितना सुविधापूर्ण जीवन हम जी पाते हैं। और इसको भी 1/3 मार्क्स दिया जाता है, इसको भी मेजर करने के लिए। अब हम अगर ये तीनों का टोटल करते हैं तो आता है 1। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये तीनों क्षेत्रों में किसी देश का पाया हुआ अंक 0 to 1 के अंदर किसी देश को कितना नंबर मिल रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में और एक्सेस टू रिसोर्सेस में, ये होता है उसका HDI रैंकिंग। अगर कोई देश 0.928 का स्कोर पाता है तो वो वेरी हाई के अंतर्गत आता है, वेरी हाई। और अगर कोई देश 0.328 पाता है तो वो लो, उसका स्कोर लो होता है। इस तरह से UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल लोगों का रैंकिंग तैयार करता है। हर कंट्री का रैंकिंग तैयार करता है और इसमें देखते हैं कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा देश सबसे नीचे है ह्यूमन डेवलपमेंट में। द क्लोजर द स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना क्लोज हम 1 के होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश का विकास होगा या उस देश के लोगों का विकास होगा और उस देश को ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई रैंकिंग प्राप्त होती है। ये तो हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि अटेनमेंट्स को दिखाता है, प्राप्तियों को दिखाता है। इसके अलावा एक और इंडेक्स है, वो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी, इसका भी लिंक ह्यूमन डेवलपमेंट से ही है, लेकिन ये किसको मापता है? शॉर्टफॉल्स को। ह्यूमन डेवलपमेंट प्राप्तियों को मापता है, अटेनमेंट्स को मापता है और ये शॉर्टफॉल को मापता है। क्या नहीं मिला, कहाँ तक इसका अचीवमेंट नहीं हुआ, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज़ का? नॉन सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द एडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एन एक्सेस टू क्लीन वाटर,
नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस हु आर अंडरवेट, ये सब का अकाउंट इस शॉर्टफॉल में लिया जाता है। 40 वर्ष तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ अशिक्षा का स्तर, नंबर ऑफ बच्चे जो कि साफ पानी तक जिनकी पहुंच नहीं है, उन लोगों का पहुंच साफ पानी तक नहीं है जिनको साफ पानी उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि अल्प भार वाले बच्चों की संख्या कितनी है। ये सारी चीज़ें किसी देश के ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को इंगित करती है। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दोनों ही किसी देश का देखते हैं तो सही मायने में हम उस देश के मानव विकास की गणना कर सकते हैं। दोनों ही इंडेक्सों को देखते हुए ही हम क्या प्राप्तियां हैं और क्या उनका अचीवमेंट, किस एरिया में उनका अचीवमेंट नहीं हुआ है, शॉर्टफॉल है, ये दोनों को ही देखकर हम किसी देश के मानव विकास का अनुपात लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, ये दोनों सूचकांक को देखने के बाद इसमें हमने देखा क्या क्या चीज़ों को मेजर किया जाता है, क्या क्या चीज़ हम देखते हैं। कुछ और भी तरीके हैं मानव के विकास को अंकित करने का, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने का कुछ और भी तरीका है। जैसे रिसर्चर्स बराबर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिफाइंड और न्यूयर वे ढूंढा जा रहा है कि कैसे और तरीकों से हम किसी देश का मानव विकास को हम देख सकें। जैसे इसमें एक नया तरीका है लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम। किसी देश में लेवल ऑफ करप्शन का लेवल कितना ज़्यादा है और उस देश में लोगों को कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेवल ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये भी, इसको भी मानव विकास के सूचकांक में लाने के ऊपर बात हो रहा है कि ये भी किसी देश का देखना चाहिए कि कितना करप्शन का लेवल है और लोगों को कितना पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त है, कितनी आज़ादी प्राप्त है, उनको राजनीतिक आज़ादी प्राप्त है। इससे भी किसी देश के लोगों का विकास की गणना हम कर सकते हैं। इसी दिशा में और आगे बढ़ते हुए मैं भूटान की चर्चा करना चाहूँगी। भूटान एक ऐसा देश है जो कि सकल प्रसन्नता को भी देश के डेवलपमेंट से जोड़कर देखता है। भूटान एक अकेला देश है, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। ये एक अकेला देश है जो कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश के प्रोग्रेस से जोड़कर देखता है। और सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है क्या? ये मटेरियल हैप्पीनेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को दिखाता है। दिस सिंपली मीन्स दैट material progress cannot come at the cost of happiness. It encourages to think of the spiritual, non-materials and qualitative aspect of development. ये आध्यात्मिक और गुणात्मक जीवन जीने की ओर ज़्यादा जोर देता है। ये प्रसन्नता हमें अपने एनवायरनमेंट को नष्ट करके या भौतिक सुखों से नहीं प्राप्त हो सकती, बल्कि ये प्रसन्नता हमें हमारे आध्यात्मिक और नॉन मटेरियल और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने से ही प्राप्त हो सकती है। तो भूटान एक अकेला देश है जो कि नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH की गणना करता है मानव विकास में। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कंट्रीज़ का कंट्रीज़ को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हम कंट्रीज़ को क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो 4 कैटेगरी बनती है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। वेरी हाई का स्कोर होता है अबव 0.802 और इस कैटेगरी में 49 कंट्रीज़ आती हैं। हाई का स्कोर है बिटवीन 0.702 से लेकर 0.801 और इस कैटेगरी में 56 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद आता है मीडियम। मीडियम का स्कोर है 0.55 अप टू 0.701
और इस कैटेगरी में 39 कंट्रीज आती हैं। और चौथा कैटेगरी है लो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंडेक्स, और इसमें आते हैं 0.554 से नीचे के सूचकांक वाले देश, और इस सूचकांक में 44 कंट्रीज़ हैं। जब हम देशों की तुलना करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलना इसमें जब हम करते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस करते हैं, तो हम देखते हैं कि साइज़, कंट्री के साइज़ से और उनका पर कैपिटा इनकम से कोई ख़ास रिलेशन है नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि बहुत सारे देश जो कि साइज़ में छोटे हैं और स्मॉलर इकोनॉमी वाले हैं, वो साइज़ में बड़े देशों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर हैं, उनका नंबर ज़्यादा है। जैसे कि इंडिया, भारत को हम लें, भारत साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन इसके कंपैरिजन में श्रीलंका जो कि साइज़ में छोटा देश है, उसका रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI वैल्यू में इंडिया से ऊपर है। टोबैगो, ट्रिनिदाद, ये सारे देश इंडिया से ऊपर हैं, जो कि साइज़ में काफ़ी छोटे हैं, इंडिया के एक स्टेट के बराबर ही हैं, लेकिन वो HDI वैल्यू में उनका रैंक काफ़ी ऊपर है। तो ये कौन से कारण हैं जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले देश हैं? तो ये कौन से देश हैं? वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उनका HDI वैल्यू इतना, स्कोर इतना हाई है, और जो लो है उन देशों में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि उनका स्कोर इतना लो है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीज हैविंग, इसमें जो कंट्रीज का नंबर है वो है 49 कंट्रीज आते हैं इसमें। ये वो कंट्री हैं जो कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोशल वेलफेयर में इनका सबसे ज़्यादा ये खर्च करते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। Countries with higher human development are those where a lot of investment in a social sector has taken place. Social sector में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होता है और लोगों को हेल्थ और एजुकेशन या बेसिक एमिनिटीज़ में बहुत ज़्यादा सरकार पैसा खर्च करती है। A higher investment in people and good governance has set this group of countries apart from others. और यहाँ पर सुशासन, गुड गवर्नेंस, करप्शन का लेवल बहुत कम है यहाँ पर, और सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत हाई है। ये एक कारण है जो कि ये कंट्री को दूसरे देशों से अलग करती है। और एक कारण है जब हम देखते हैं तो ये दिखता है कि many of these countries have been former imperial powers. वेरी हाई में जो कंट्री आती है वो सब फॉर्मर इम्पीरियल पावर्स हैं। ये इन सब देशों का कॉलोनी था, जैसे कि इसमें आता है इंग्लैंड, जर्मनी और हमारा इटली, देन नॉर्वे, ये सारे देश इसमें आते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, USA है, ये सब भी आते हैं इसमें। लेकिन ये सब फॉर्मर इम्पीरियल पावर्स थे, इनमें से कुछ कंट्री इम्पीरियल पावर्स थे, और मेनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव ए हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। ये सब लोकेटेड कहाँ है? दीज आर लोकेटेड इन यूरोप कॉन्टिनेंट में इन ज़्यादातर कंट्रीज़ का लोकेशन है जिनका वेरी हाई इंडेक्स वैल्यू है। और ये सब इंडस्ट्रियल फॉरवर्ड देश हैं। ये सब वो देश हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड को ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दिस कंट्रीज रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्रीज विद मीडियम इंडेक्स वैल्यू। ये कौन सी कंट्रीज हैं जिनका इंडेक्स वैल्यू मीडियम है? तो इनमें वो कंट्री आती हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कि इमर्ज हुई हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रीज विच हैव इमर्ज्ड इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। और इनमें से कुछ जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि हाई में जो कंट्री है दे वेयर द इम्पीरियल पावर्स, और मीडियम इंडेक्स वैल्यू में वो कंट्रीज हैं जो कि फॉर्मर कॉलोनीज थे उन इम्पीरियल पावर्स के।
जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि लो मीडियम इंडेक्स में आती हैं। और ये सब क्या थे? कॉलोनीज़ थे। किसके थे? इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, ये सब का यहाँ पर कॉलोनी था। While many other have emerged after the breakup of Soviet Union in 1990, और इनमें से कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि ब्रेकअप के बाद, रशिया के ब्रेकअप के बाद इनका उदय हुआ और ये आगे बढ़ी। Most of these countries have a much higher diversity than the countries having higher human development score, और इनमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम अपने देश को ही ले सकते हैं, भारत को ही ले सकते हैं। यहाँ पे सारे धर्म के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं। हमारा ही एक देश है जहाँ पे कास्ट सिस्टम है। दुनिया में और कहीं आपको कास्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है। तो ये सारे कारण हैं कि हमारे सोशल डाइवर्सिटी की वजह से कुछ एक वर्ग, कुछ एक तबका जो कि पीछे रह गया और उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इस वजह से हम डेवलपमेंट में भी काफ़ी पीछे रह गए। तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं मीडियम इंडेक्स वैल्यू वाली कंट्रीज़, उनको हम देखेंगे तो उनका लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा है। ये कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं जिनका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनका उदय हुआ है, लेकिन ये अभी बहुत तेज़ी से दे आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़। ये बहुत तेज़ी से जो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका मुकाबला कर रही हैं। Many in this group have faced political instability and social uprising at some point of time in their recent history, और ये वो देश हैं जिनमें कभी ना कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, अस्थिरता आई है, राजनीतिक अस्थिरता का सामना इन देशों को करना पड़ा है। ये भी एक कारण है कि ये विकास के कार्य में पीछे रह गए हैं। तीसरा है कंट्रीज़ विद लो इंडेक्स वैल्यू, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये कौन से देश हैं? ये वो देश हैं जहाँ पर राजनीतिक उपद्रव या फिर सामाजिक अस्थिरता या गृह युद्ध या फिर कोई महामारी की स्थिति होती है। ये देश बराबर अपनी परेशानियों में ही उलझे रहते हैं, और ये जैसे सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इसमें ज़्यादा निवेश नहीं कर पाते, बल्कि अपनी सुरक्षा में ही ज़्यादा धन का उपयोग करते हैं। अपने देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने में ही ये ज़्यादा धन व्यय करते हैं। तो इसके लिए, इस वजह से इन्हें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उस पर ये ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। कंट्री विथ लो इंडेक्स वैल्यू, which are they? A large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil, social instability in the form of civil war, famine or a high incidence of disease. बीमारी बहुत ज़्यादा होती है इन देशों में, महामारी फैली होती है। छोटे देश हैं जो कि गृह युद्ध में ही उलझे रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, लो इंडेक्स वैल्यू वाला देश, तो इस पाकिस्तान को हम देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल अस्थिरता बराबर हमें देखने को मिलती है। नेपाल है हमारा पड़ोसी देश, ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और ये दोनों लो इंडेक्स वैल्यू में आते हैं। अफ़गानिस्तान है, लो इंडेक्स वैल्यू वाला देश है। यहाँ पर बराबर राजनीतिक अस्थिरता को देखने को मिलता है हमें। और एक फर्स्ट वाला है जो कि वेरी हाई इंडेक्स वैल्यू वाला देश, उसके बारे में बहुत ज़्यादा तुम्हारे बुक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। जैसे कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर गुड गवर्नेंस है और ज़्यादातर ये हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक नीड्स पे ज़्यादा ये खर्च करते हैं। ये वही देश हैं, इसकी वजह से इनका जो HDI स्कोर में इनको वेरी हाई स्कोर मिला हुआ है। जैसे नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, USA है, ये सारे देश वेरी हाई में आते हैं जिनका कि स्कोर 0.9 से ऊपर है। 0.9 से ऊपर है इनका स्कोर। ये सारे आते हैं वेरी हाई में। तो बच्चों, अभी हमने इंटरनेशनल कंपैरिजंस देखा, अलग अलग HDI वैल्यू वाले देशों को देखा, उच्च,
मध्यम और निम्न। तो ये तीनों का कंपैरिजन करने पर पता क्या चला? ये पता चला कि बहुत बार हम किसी विशेष धर्म को ब्लेम करते हैं, रिलीजन को ब्लेम करते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं कि फलाना कम्युनिटी के लोग ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसका कारण ये है कि वो डेवलपमेंट में पीछे हैं, उनका सोच ऐसा है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी तुम्हें कतार का। हम पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे कि कतार में सेक्स रेशो, फीमेल सेक्स रेशो बहुत कम है, लेकिन वही कतार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब हम जाएंगे तो वो उसका स्कोर वेरी हाई में आता है। वो दुनिया के धनी देशों में उसकी गिनती होती है। वहाँ पे इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हैं कि वो एक रिच कंट्री में आता है। तो इस तरह से कंट्रीज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उनका कोई रिलीजन की वजह से या कोई सोच की वजह से या कोई एक संप्रदाय वाले लोग पिछड़ जाते हैं मानव विकास में। ऐसा हम नहीं सोच सकते, ये हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी देश कल्याणकारी कार्यों में, जो सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में जितना ज़्यादा निवेश करता है वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। जो देश अपने देश के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये तीनों चीज़ें सुगमता से जो देश अपने नागरिकों को दिला पाता है वो देश उतना ही ज़्यादा मानव विकास में विकसित होता है। और जो देश ज़्यादातर आपस में ही लड़ते रहते हैं, गृह युद्ध है या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता है या फिर वहाँ पर महामारी फैली हुई है, तो ये सब कारण होता है और कि वो देश मानव विकास में उच्च अंक नहीं स्कोर कर पाते, उनका अंक ज़्यादा नहीं होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि तुमको ये कुछ समझ में आया होगा। और अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड का टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिसका कि स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो नॉर्वे। नॉर्वे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका स्कोर है, वो है 0.944। आपके इस लेसन से मैप वर्क आता है कि क्वेश्चन में आएगा कि कंट्री हैविंग द हाईएस्ट HDI वैल्यू, मार्क किया रहेगा, आपको कंट्री का नाम लिखना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट HDI वैल्यू। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। हाईएस्ट HDI वैल्यू वाला कंट्री है नॉर्वे और सबसे जो लोवेस्ट है पूरे वर्ल्ड में वो है नाइजर। ये दोनों आपको पता करना होगा। और टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिसका कि HDI वैल्यू सबसे अधिक है, वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे नंबर 1 पे तो है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी, आयरलैंड, USA, कनाडा और न्यूजीलैंड। अब हमको कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें तो उसमें भी हाईएस्ट HDI वाली वैल्यूज़ को एक बार आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। एशिया का शो द हाईएस्ट HDI वैल्यू कंट्री इन एशिया, यूरोप का भी आ सकता है, इसी तरह से अफ्रीका का भी आ सकता है। तो एशिया का हाईएस्ट HDI वाला कंट्री है सिंगापुर, यूरोप का है नॉर्वे, अफ्रीका का है मॉरिशस और साउथ अमेरिका का है अर्जेंटीना और नॉर्थ अमेरिका का है USA और ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया खुद ही है। तो ये सब आपको मैप पॉइंटिंग अपने वर्ल्ड के मैप में आप ज़रूर कर लें, अपनी जानकारी के लिए ज़रूर ये सब आप मार्क करके रख लें मैप में, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगी। जो ये लेसन आपका ख़त्म हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसके बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं जो कुछ भी आप पढ़े हैं। What is human poverty index? How can we measure key areas of human development? Classify countries on the basis of human development scores earned by them. Write any 3 features of each. Locate on the political world map country having highest HDI value in the world, country having lowest HDI value in the world. तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप ये आंसर देने के सक्षम होंगे। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और टेली क्लासेस का भरपूर लाभ उठाते रहें। थैंक यू।